हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और लास्ट क्लास में हमने चालू किया था एक नया चैप्टर जिसका नाम था टाइम ऑफ सप्लाई। और आज हम उस चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, चालू करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर को चालू करने से पहले एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो चलो उसको चालू करते हैं। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करना। सबसे पहले हम हर चैप्टर में क्या रखते हैं टॉपिक। पहला, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने यही रखा था कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ना चालू क्यों किया, क्या ऐसी रीज़न थी, क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से हमने टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ना चालू करा। वो रीज़न क्या था, ये देखो, वो रीज़न ये था। मेरा पेन ये रहा, लेज़र पेन लेज़र पेन लेज़र पेन, ये लेज़र पेन। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का नाम, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, हमें ये डिटरमाइन करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है मतलब, मान लो ये 1 तारीख है, 1/4/21, 1/4/24 मान लो, और ये 5/4/24 है। इस दिन हमने इनवॉइस इशू किया है फॉर एग्जाम्पल, और इस दिन हमने गुड्स को रिमूव किया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा। कन्फ्यूजन हुई ना, कन्फ्यूजन हुई ना। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है एज पर लॉ। एज पर लॉ हमें डिटरमाइन करना है, अपनी मर्जी से नहीं, एज पर लॉ डिटरमाइन करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों का, गुड्स या सर्विस। हमने लास्ट क्लास में ये चालू कर दिया था, ये करेंगे हम। ठीक है, एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स, लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे निकल गई 5/4/24। तो 5/4/24 को ही हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी टू पे टैक्स, टू पे टैक्स, दैट इज जीएसटी, दैट इज जीएसटी। ठीक है, ये मोटिव था इस चैप्टर को पढ़ने का। मैं थोड़ा टाइम लगा के रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा के जल्दी जल्दी, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह। चलो रुको, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हमने उसके बाद क्या पढ़ा। इनवॉइस को इशू करने की डेट क्या है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई चालू नहीं करा। हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना चालू नहीं करा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है। हमने उससे पहले ये पढ़ना चालू करा कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है। और डेट ऑफ इशू इनवॉइस में हमने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। हम बाय सप्लायर ऑफ गुड्स की बात करते हैं। बाय सप्लायर ऑफ गुड्स में हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। यहाँ पर मैं क्या पढ़ा था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, जो भी इनमें से केस है, या तो पहले इशू कर दो रिमूवल या फिर डिलीवरी से, या तो रिमूवल या फिर डिलीवरी पर जो भी केस आपका है उस पर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। या तो इनवॉइस आप पहले इशू कर दो, या तो आप पहले इशू कर दो रिमूवल या डिलीवरी से। नहीं तो अगर आपने नहीं किया पहले, तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, विच एवर इज द केस, आपको उसमें आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसमें आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, इनवॉइस की इशू की डेट बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। अब हम पढ़ेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ क्या, बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, हमने कुछ पढ़ लिया, अब हम सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। सुनो, यहाँ पर देखो बाय सप्लायर ऑफ सर्विस मैंने लिखा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, वहां मैंने क्या बोला था, पहले गुड्स के केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ। ध्यान से सुनो, बिफोर और एट द टाइम ऑफ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा हूँ, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। वहाँ यहाँ पे एट द टाइम ऑफ नहीं है। या तो आप सर्विस रेंडर करने से, या तो आप प्रोविजन ऑफ सर्विस रेंडर करने से पहले, मान लो मैं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। मान लो मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, मैं आपको इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया, मैंने आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो वही हो गया, डेट ऑफ इशू इनवॉइस तो वही हो गया नॉर्मली, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने पहले इशू नहीं किया, मैंने पहले आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करी, और टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको सर्विस बाद बाद आपको इनवॉइस इशू करा, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको इनवॉइस इशू करा, ठीक है। तो उस केस में इनवॉइस तब इशू कर दो। मतलब अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको, टाइम मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस क्या होगी, बिफोर या फिर आफ्टर, बिफोर या फिर आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट नॉट आफ्टर 30 days। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, बट नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ऑफ सर्विस, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इन केस ऑफ बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन केस ऑफ बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 30 days की लिमिट नहीं है, वहाँ पर 45 days की लिमिट है, वहाँ पर 45 days की लिमिट है, ठीक है। मैंने आपको बहुत टाइम लगा दिया सिर्फ इतना बताने में, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी थी। और यहाँ पर मैंने केस पेस बनाया था, देखो यहाँ पे पहले मैं एससी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मान लो हमने 1/4/17 को, मैं इसको बताऊँ कि नहीं बताऊँ, चलो छोड़ो, मैंने आपको इतना बता दिया है, लास्ट क्लास आप देख लेना, ये मैंने पूरा आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी ना कर दी हो आपको समझाने में, इसलिए एक बार दोबारा मैंने करवा दिया। जिसको मतलब आता होता है स्किप कर दिया करो, कोई बात नहीं। हाँ, अब हमने पढ़ लिया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दोनों के केस में, बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, दोनों केस में हमने पढ़ लिया।
अब इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, दोनों के, गुड्स के और सर्विस के। इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टाइम ऑफ सप्लाई जानना। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, अब गुड्स का हम पहले वो पढ़ना चालू कर रहे थे लास्ट क्लास में। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने लिखा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स एज पर 12(2)A और एज पर 12(2)B। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है ना वो सेक्शन 12 होता है, ठीक है, ये सेक्शन 12 होता है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है। और 12 का भी ये जो है ना, ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये सबसेक्शन 2 है, 12 सबसेक्शन 2, ठीक है। और सबसेक्शन 2A है ये वाला, ये सबसेक्शन 12 देखो, ये 12 सबसेक्शन 2A है और ये 12 सबसेक्शन 2B है, ये B है, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से हम नई डिस्कशन चालू करने वाले हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहले एज पर 12(2)A। 12(2)A क्या कहता है, डेट ऑफ इशू इनवॉइस। मैं सप्लायर ऑफ गुड हूँ, मैं सप्लायर ऑफ गुड हूँ, मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। देखो मेरे लिए क्या है, मान लो 1/4/24 को मान लो मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, और यहाँ पर मेरी गुड्स रिमूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ले लो 5/4/24 को मेरी गुड्स रिमूव हो रही है, रिमूवल हो रही है गुड्स का, ठीक है। तो मुझे बताओ एज पर दिस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होना चाहिए। मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डेट ऑफ इशू इनवॉइस या फिर लास्ट डेट इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। डेट ऑफ इशू इनवॉइस या फिर लास्ट डेट इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। देखो लास्ट डेट, यहाँ पे देखो डेट ऑफ इशू इनवॉइस मेरी ये है 1/4/24, मैंने इनवॉइस इस दिन इशू किया है। लेकिन ध्यान से देखो, हमने जब ऊपर पढ़ा था डेट ऑफ इशू इनवॉइस, याद करो, तो हमने क्या पढ़ा था कंडीशन ऑफ गुड्स के केस में, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गुड्स रिमूव हो रहे हैं, तो लीगली लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है, 5/4/24, ठीक है। तो लास्ट डेट इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस वो क्या है, 5/4/24। लेकिन एक्चुअल में इनवॉइस कब इशू हो रही है, एक्चुअल में 1/4/24 को हो रही है। तो बताओ यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी, अब 1/4/24 होगी, ठीक है। 1/4/24 क्यों हुई, बिकॉज दोनों में से जो अर्लीस्ट है, अगर मैं इनवॉइस नहीं इशू करता 1/4/24 को, मतलब मेरा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अगर 1/4/24 नहीं होती, वो डायरेक्ट 5/4/24 होती, तो वही मानी जाती, ठीक है। अगर आपने पहले इशू कर दिया, अगर आपके अंदर कीड़ा है, आपने पहले इशू कर दिया, मैंने बताया था ना कीड़ा है किसी के अंदर, उसने पहले इशू कर दिया इनवॉइस, या फिर किसी भी रीजन से करना पड़ गया उसको पहले इशू इनवॉइस, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वही माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा लास्ट डेट इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, दैट इज रिमूवल और डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर। समझे? चलो अब देखो, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगवाया है, मैंने यहाँ पर बड़ी शिद्दत से क्रॉस लगवाया है पूरा लिखवा कर। क्यों क्रॉस लगवाया है, बिकॉज एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। सर क्या बोल रहे हो, पूरा समझाऊंगा आपको। एक नोटिफिकेशन आई है, सुनो। वैसे ना जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, चैप्टर नहीं, जब हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, तो उस केस में हम दो चीज़ों के बेसिस पे डिटरमाइन करते थे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एक तो इनवॉइस के बेसिस पे और एक रिसिप्ट के बेसिस पे। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये इनवॉइस के बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया यहाँ पर कि डेट ऑफ इशू इनवॉइस या फिर लास्ट डेट इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। लेकिन यहाँ पर इस केस में, ठीक है, हम देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डेट इन विच सप्लायर्स रिसीव द पेमेंट। यहाँ पर रिसीव कर रहा है पेमेंट, मतलब रिसिप्ट बेसिस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनवॉइस बेसिस था डिटरमाइन करने का, यहाँ पर रिसिप्ट बेसिस है डिटरमाइन करने का टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो डेट इन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट इन रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि हम यहाँ पर ऑफ कोर्स किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, और तो किसी की बात नहीं कर रहे, गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है ना, समझे मेरी बात, यहाँ पर इनवॉइस बेसिस था, यहाँ पर रिसिप्ट बेसिस है। डेट इन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, दैट इज डेट इन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर डेट इन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसा पहले होता था, बट एज पर एक नोटिफिकेशन आई है जिसको मैं पहले लिखवाता हूँ। अब चलो पहले बताता हूँ, एक नोटिफिकेशन आई है, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। ये किस डेट में हुई है, ये हुई है 15/11/17 को। ये नोटिफिकेशन 15/11/17 को आई थी, मतलब 15 नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन आई थी, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया अगर शाश्वत या फिर कोई भी सप्लायर ऑफ गुड हो, तो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट कह रही है मेरी बात सुनो, दिल से मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर तुम्हें
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन करना है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, कि आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन करो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 12 टू ए, ठीक है। देखो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप डिटरमाइन करो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और आप डिटरमाइन मत करो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 बी, ठीक है। आप इसके बेसिस पे डिटरमाइन मत करो। ये नोटिफिकेशन आई है, गवर्नमेंट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, ये गवर्नमेंट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन करते हैं, तो गवर्नमेंट ने आपका काम आसान कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है दैट यू हैव टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट। मतलब आप आंख बंद करके इसको इग्नोर कर सकते हो, आंख बंद करके इसको इग्नोर कर सकते हो, और यहाँ पर बस इसको फॉलो करो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 2A आप डिटरमाइन कर सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, मैंने लिखवा के इसलिए क्रॉस कराया है बिकॉज आपको इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए यार, नॉलेज तो होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। चलो अब नीचे मैं लिखवा रहा हूँ जो मैंने नोटिफिकेशन की बात बताई आपको उसके बारे में, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे ही लिखवाता हूँ, एक स्टार बनाऊंगा, ठीक है। एज पर चेयर थोड़ी, हाँ अब ठीक है। एज पर नोटिफिकेशन 66 2017 एप्लीकेबल किस दिन हुई है, मैंने बताया था आपको 15/11/17 को एप्लीकेबल हुई है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई TOS लिख रहा हूँ, TOS ऑफ गुड्स shall be on the basis of only invoice, shall be on invoice basis, ठीक है जी, shall be on invoice basis and not on receipt basis, ठीक है जी, not on receipt basis, only on invoice basis and determined as per कौन सा सेक्शन मैंने बोला था, 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर रेड सी लिखवाता हूँ, रुको, 12(2)B नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल NA, ठीक है। तो मैंने जो आपको बात ऊपर बोली है, जो मैंने आपको गवर्नमेंट के बेसिस पे जो आपको बात बोली है, जो मैंने आपको ऊपर बात बोली है एज ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66 2017, वही बात यहाँ पर मैंने लिखवाई है आपको, वही बात मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है जो लेजर पेन से दोबारा मैं आपको रीड करके बताने वाला हूँ। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 विच वॉज एप्लीकेबल इन ऑन 15 November 2017, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स shall only be determined on the invoice basis। मतलब भाई आपको आंख बंद करके ये कह रहा है, ये कह रहा है आंख बंद करके आप फॉलो करो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट, आप इस पार्ट को इग्नोर कर दो, इस पार्ट को इग्नोर कर दो, ठीक है। एंड डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12(2) है जो मैंने आपको यहाँ बात बोली, इसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, इसके बेसिस पे नहीं होगा। एंड 12(2)B shall be not applicable, shall be not applicable, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा नीड नहीं है, कोई नीड हो आपको इसके आगे समझने की तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन द कमेंट सेक्शन विच एवर इज सूटेबल फॉर यू। चलो प्रोविज़ो, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, प्रोविज़ो, हाँ, आ जाओ जी, प्रोविज़ो वेयर सप्लायर ऑफ taxable goods receives amount, इसको रेड से लिखता हूं, अप टू 1000, अप टू मतलब 1000 तक, ठीक है, 1000 तक मतलब 1000 से कम या 1000 तक, ठीक है, अप टू 1000 इन एक्सेस of the amount in tax invoice time of supply, that is TOS, such excess amount
shall be at option set supplier. That is date, issue, invoice, such excess amount of such excess amount. चलो इसको अब समझते हैं, इसको अब समझते हैं मैंने क्या बोला है। मान लो मैं आपका सप्लायर हूँ, आप मेरे रिसिपिएंट हो किसी भी गुड्स के, ठीक है। मैं आपको कोई गुड सप्लाई कर रहा हूँ, जीन्स सप्लाई कर रहा हूँ, और आपने मुझसे जीन्स खरीदे हैं, मान लो 14,000 के आपने जीन्स खरीदे हैं मुझसे 14,000 के, ठीक है। और क्या हुआ, आपने ना मुझे गलती से या फिर जानबूझकर इतनी पेमेंट कर दी। एक्चुअल आपकी लाइबिलिटी थी मुझे पे करने की इतनी, एक्चुअल लाइबिलिटी इतनी थी, आपने पे इतना कर दिया मुझे 14,500। मतलब आपने मुझे 1,000 रुपये से, मतलब यहाँ पे 1,000 रुपये की लिमिट है ना, 1,000 से आपने कम मुझे एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब आपने 500 एक्स्ट्रा पे कर दिया। कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 500 एक्स्ट्रा पे कर दिया, राइट। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपने मुझे 500 एक्स्ट्रा, जब भी आपने मुझे अप टू 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, जब भी आपने मुझे गलती से अप टू 1,000 रुपीज़, जब भी किसी रिसिपिएंट ने सप्लायर को अप टू 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई उस अप टू 1,000 रुपीज़ का, उस अप टू 1,000 रुपीज़ का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस केस में 500 रुपये, टाइम ऑफ सप्लाई इस 500 रुपये का सप्लायर के ऑप्शन पर है, सप्लायर के ऑप्शन पर है। सप्लायर इसका टाइम ऑफ सप्लाई तब, मतलब ये जो 500 रुपये है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के ऑप्शन पर है, एट द ऑप्शन ऑफ सेट सप्लायर, दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। मतलब जिस दिन सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा ऑफ दिस एक्सेस अमाउंट, टाइम ऑफ सप्लाई इन 500 रुपये का, तब माना जाएगा, तब माना जाएगा। बात थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले इसको रीड करते हैं। हाँ, अब इसको रीड करो। वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1,000, दोबारा पढ़ रहा हूँ, वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1,000। मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, आपने मुझे जीन्स के पैसे दिए 14,500, एक्चुअल में मिलने चाहिए थे 14,000, ठीक है। आपने मुझे कितने एक्स्ट्रा दे दिए, आपने मुझे 500 एक्स्ट्रा दे दिए, 500 एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब यहाँ पर मुझे अप टू 1,000 जो है, अप टू 1,000 जो है, अप टू 1,000 की लिमिट में ही, मतलब 500 रुपये मुझे मिले हैं आपसे एक्स्ट्रा, यहाँ मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस, मतलब टैक्स इनवॉइस में कितना अमाउंट लिखा होगा, मैंने 14,000 लिखा होगा, लेकिन आपने कितने पे कर दिए, आपने पे कर दिए 14,500, ठीक है। मतलब आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए, एक्स्ट्रा पे कर दिया अप टू 1,000 की लिमिट में, ठीक है। सो अब ये मेरे ऑप्शन पर है, अब ये सप्लायर के ऑप्शन में है कि वो टाइम ऑफ सप्लाई इस एक्सेस अमाउंट का कब डिटरमाइन करे। सप्लायर टाइम ऑफ सप्लाई इस एक्सेस अमाउंट का, जो कि इस केस में 500 रुपये है, डिटरमाइन करेगा एट द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आप ले लो, मैंने आपको बिल बना के दिया, इनवॉइस बना के दिया 1/4/4/24 का मान लो, ठीक है। हाँ, आपने मुझे 14,500 की पेमेंट कर दी, 14,500 की पेमेंट कर दी, 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब ये मेरे ऑप्शन पर है कि मैं इसका टाइम, इस 500 रुपये का टाइम ऑफ सप्लाई कब डिटरमाइन करूँ, ये मेरे ऑप्शन पर है, सप्लायर के ऑप्शन पर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनवॉइस बनाया, मैंने बनाया इनवॉइस 14/4/24 को, ठीक है। अब 14/4/24 को मैंने इनवॉइस बनाया इस एक्सेस अमाउंट का, तो इस एक्सेस अमाउंट का इनवॉइस मैंने 14/4/24 को बनाया, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई इस एक्सेस अमाउंट का हो गया 14/4/24 को, मेरे ऑप्शन पे था। समझे, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर अगर किसी रिसिपिएंट ने सप्लायर को अप टू 1,000 रुपीज़ में एक्सेस पेमेंट कर दी अदर देन द अमाउंट इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस, उस केस में जो एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है अप टू 1,000 रुपीज़, जो एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है अप टू 1,000 रुपीज़, उसका टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के ऑप्शन पर है कि वो कब डिटरमाइन करे, उसका टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के ऑप्शन पर है कि वो कब डिटरमाइन करे। और मान लो सप्लायर ने किसी दिन इनवॉइस इशू किया उस एक्सेस अमाउंट का, तो जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया उस एक्सेस अमाउंट का, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये इस केस में, उसी दिन उस एक्सेस अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लिया जाएगा कि वही दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है। मैंने 14/4/24 का आपको एग्जाम्पल दिया कि उस दिन 500 रुपये का एक्सेस अमाउंट का हमने इनवॉइस इशू किया, तो वो जिस दिन हमने इनवॉइस इशू किया दैट इज़ ऑन 14 अप्रैल 2024, उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, गलती से ज़्यादा पेमेंट कर दी या फिर जान के ज़्यादा पेमेंट कर दी किसी रीज़न की वजह से, उस केस में जो एक्सेस अमाउंट है अगर वो अप टू 1,000 रुपीज़ है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑप्शन होता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का ऑप्शन होता है किसके पास, सप्लायर के पास ऑप्शन होता है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।
कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे आपको मैंने जान लगा के पूरा समझा दिया, बट स्टिल हो सकता है कुछ कमी रही हो तो आप मुझे बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट पे लिख दिया करो सर ये नहीं समझ आया, मैं दोबारा और अच्छे से समझाऊंगा। या फिर अगर सही से समझाया भी है और फिर भी आपको नहीं समझ आया तो भी पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस आपसे कोई ले नहीं रहा मैं, और ना अभी कुछ लेने का प्लान है मेरा फीस फीस में। अभी मैं बस पढ़ाना चाहता हूँ। चलो अब 12 सब सेक्शन 3 पे आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम, हाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो आरसीएम ये यहाँ पे यही है, टीओएस ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है जी। हाँ जी, तो सुनो, shall be earliest of following shall be earliest of the following, that is यहाँ पर पहला तो फर्स्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, अरे राइटिंग बहुत बेकार आ रही है, एक मिनट रुकना, ऑफ गुड्स डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या तो ये दूसरा बी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बीओए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी, हम यहाँ पे आरसीएम की बात करें तो किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे, रिसिपिएंट की, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी होती है पे करने की टैक्स आरसीएम में, गवर्नमेंट को किसको पेमेंट करने की लाइबिलिटी होती है, रिसिपिएंट की। तो हम यहाँ पे रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो देख रहे हैं वो रिसिपिएंट की देख रहे हैं, ठीक है। बीओए दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है। और डेट ऑन विच पेमेंट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में से नहीं यार, एक सेकंड रुकना, ठीक है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो, या फिर सी पॉइंट डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days, मतलब 31st डे, immediately following 30 days of immediately following 30 days from date of issue of invoice, date of issue of invoice, ठीक है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट,
और एनी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। हम जब भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, तीन चीज़ों के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए क्या कहती है, जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हुआ, पहले तो वो देखो जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हुआ, ठीक है, वो फिर देखो जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हुई, मतलब पेमेंट रिसीव हुई मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कर दिया हो रिसिपिएंट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ने पेमेंट बुक्स सॉरी अगर रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट एंटर कर दिया है, रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट एंटर कर दिया है तो वो डेट, अगर नहीं किया है तो डेट जब एक्चुअल में रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट हुई है बैंक से पेमेंट डेबिट हुई है, तो वो डेट, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट डेट ऑफ पेमेंट, पहला देखोगे रिसिप्ट, देखो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, कब गुड्स आपको रिसीव हुए हैं, फिर आप देखोगे डेट ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। फिर आप देखोगे डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब मान लो 1/4/24 को आपने इनवॉइस इशू करा है, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है ना अप्रैल, मार्च 31 डे का होता है, तो यहाँ मान लो आपने इनवॉइस इशू करा है, यहाँ आपने इनवॉइस इशू करा है 34/24 को, 30 दिन खत्म हो रहे हैं, 30 दिन खत्म हो रहे हैं, तो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30th डे, मतलब कि हम पहले फर्स्ट में की बात कर रहे हैं, मतलब 31st डे की बात कर रहे हैं, 31st डे की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में 2024, ये वाला दिन, इस दिन की बात हो रही है यहाँ पर, थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको मैंने लिखवाया है, ठीक है। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, हमें ये तीन चीज़ देखनी है, ये तीन चीज़ देखनी है, और इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है, इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम, ठीक है। अब देखो आपको सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्या था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पहला क्या था, दैट इज किस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था किस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई है, उसमें भी दो चीज़ें थी, किस दिन पेमेंट एंटर हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में, या फिर या तो कब पेमेंट एंटर हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑफ रिसिपिएंट, या फिर कब पेमेंट डेबिट हुई है ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, विच एवर इज अर्लियर। इन शॉर्ट ये यही बात कहना चाह रहा है कि पेमेंट किस दिन आई है, ठीक है, पेमेंट किस दिन आई है, पहला गुड्स किस दिन रिसीव हुए हैं, दूसरा किस दिन पेमेंट आई है, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट मतलब डेट ऑफ पेमेंट। और तीसरी चीज क्या है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने ये बात नहीं बोली, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो माना जाएगा टीओएस ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम, ठीक है जी। अब देखो मान लो ये है 1/4/24, और इसको हटा दो अभी, ये डेट ऑफ पेमेंट है मान लो 5/4/24, ठीक है। सर आपको इन दो डेट से बहुत प्यार हो गया है अरे भाई पता नहीं क्यों ये मैं एग्जांपल में लिए जा रहा हूँ। और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मान लो आप, मान लो क्या मानूँ एक बार रुकना, इसको 5 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको 5 कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ, इसको भी 5 कर रहा हूँ, ठीक है। 1/5/24 और 5/5/24 इसको कर रहा हूँ मैं, मान लो 5/4/24, ठीक है। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, तीनों मैंने आपको डेट्स दे दी, ठीक है, तीनों डेट्स मैंने आपको दे दी। अब बताओ, मैं बताऊँ क्या होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। क्यों होना चाहिए आंसर, बिकॉज ये क्या था, डेट क्या थी, 1/5/24, ये क्या डेट थी, 5/5/24, और ये क्या डेट थी, 5/4/24। ये इमीडिएटली फॉलोइंग 30th डे मतलब 31st डे क्या होगा, 6/5/24, ये डेट कंसीडर होगी, ये तो कंसीडर नहीं होगी क्योंकि डेट हमें 30 डेज प्लस करने हैं इसमें, 31 डेज प्लस करने हैं इसमें, 30th डे है ना, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डे, मतलब हम 31st डे पे जाना है, मतलब 31 डेज प्लस करने हैं, दैट इज ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से कौन सी अर्लीस्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये है अर्लीस्ट, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 1/5/24, ठीक है। आपको मतलब एग्जाम्पल दे दिया सॉल्व करवाने के लिए बस, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। अब नहीं समझ आया तो भाई आप मुझसे व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने अपनी पूरी जान लगाई है समझाने में। अब देखो आगे, वेयर वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन TOS, that is time of supply
अंडर सेक्शन अंडर अंडर ए अंडर क्लॉज नॉट सेक्शन अंडर क्लॉज बी ए बी और सी, मतलब इन तीनों की बात हो रही है, ए बी सी जो ऊपर मैंने लिखवाए है, मतलब इन तीनों के बेसिस पे अगर आप डिटरमाइन नहीं कर रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं कर पा रहे हो ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप क्या करो, TOS shall be date of entry in books of account of recipient of supply। ठीक है, मतलब मान लो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वैसे ये कंसेप्ट ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है जो मैंने नीचे लिखवाई है 2 लाइन। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि आप पॉइंट क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी से आप डिटरमाइन नहीं कर रहे टाइम ऑफ, से आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवॉर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप क्या करो, सिंपली सिंपली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवॉर्ड चार्ज मैकेनिज्म को मान लो डेट ऑफ एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, मतलब जिस दिन रिसिपिएंट अपने बुक्स, जिस दिन रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी ऑफ सच सप्लाई, जिस दिन रिसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ, जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी ऑफ सच सप्लाई, उसी दिन को आप मान लो टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आप ए बी और सी से नहीं निकाल पा रहे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उस केस में जिस दिन भी सप्लायर, जिस दिन भी रिसिपिएंट ने, सप्लायर ने रिसिपिएंट ने, बिकॉज हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, जिस दिन भी रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी, जिस दिन भी रिसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी ऑफ सच सप्लाई, उसी दिन को आप मान लो टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं, ये कंसेप्ट आपका एग्जाम में इतना रिलेवेंट नहीं होगा वैसे। ठीक है, चलो दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आगे जाके। अब हम सब सेक्शन 4 की बात करेंगे इस कंसेप्ट के, पहले इसको लिखूंगा मैं। हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर की बात कर रहे हैं सब सेक्शन 4 में, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मैं, फोर्थ 12 सब सेक्शन 4 है ये, सुनो। TOS ऑफ वाउचर, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पहला है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई, अब इफ नहीं लिखा, इफ सप्लाई इक्वल्स टू आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल। ठीक है, इसका मतलब समझाऊंगा अभी, रुको। या फिर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन अदर केसेस। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मैं एक और चीज़ लिखवाई देता हूँ ना आपको समझाने से पहले, प्लीज़, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है जी, वाउचर, ये वाउचर है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर अब ये वाउचर है ओनली फॉर जीन्स, ये सिर्फ जीन्स का वाउचर है। ठीक है, और ये वाउचर है फूड आइटम का।
ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सेक्शन को समझो। 12 सब सेक्शन 4, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर। दो तरीके के वाउचर हैं, पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। मान लो मैंने आपको एक वाउचर दिया, मान लो मैंने आपको वाउचर दिया, मैंने बोला इस वाउचर से आप सिर्फ जीन्स खरीद सकते हो, इस वाउचर से आप सिर्फ जीन्स खरीद सकते हो। मैंने आपको एक वाउचर दिया, बोला इस वाउचर से आप सिर्फ जीन्स खरीद सकते हो, ये वाला वाउचर मैंने आपको दे दिया। और ये वाउचर की अमाउंट थी 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल, मान लो, ठीक है। आप बहुत खुश हो गए, आप जा रहे हो मार्केट में जीन्स खरीदने के लिए, आप कहीं से भी जीन्स खरीदो, ये ऐसा वाउचर है आप कहीं से भी जीन्स खरीदो, ठीक है। तो यहाँ पर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, पता है कि आप इस वाउचर से क्या खरीद सकते हो, सिर्फ जीन्स। अब शर्ट के पास शर्ट खरीदने शर्ट वाली दुकान पे जाओगे, बोलोगे एक काम कर, फेंक के मारोगे इसके मुंह पे, बोलोगे यार मेरे को शर्ट दे, वो आपके मुंह पे दोबारा वाउचर फेंक के मारेगा, बोलेगा भाग यहाँ से, बोलेगा जीन्स लेनी है, नहीं तो भाग यहाँ से। वाउचर आइडेंटिफाइबल है, मैंने आइडेंटिफाई करके दिया है वाउचर को, मैंने बोला है कि भाई आप सिर्फ जीन्स खरीद सकते हो, कुछ और नहीं खरीद सकते, समझे? ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर आइडेंटिफाइबल वाउचर है मतलब पता है कि इससे आप जीन्स ही खरीद सकते हो इस वाउचर से, या फिर सिर्फ आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही खरीद सकते हो इस वाउचर से जो कि मेंशन है वाउचर के अंदर, ठीक है। तो उसको उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ सच वाउचर। मतलब मान लो मैंने आपको 1/5/24 को अगर मैंने वाउचर इशू किया है जो कि वाउचर आइडेंटिफाइबल है, जिस वाउचर से आप सिर्फ जीन्स खरीद सकते हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दिस वाउचर शैल बी 1/5/24 ओनली, जिस दिन मैंने आपको इशू किया है, जिस दिन मैंने आपको ये इशू करा है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे उस वाउचर की जो आइडेंटिफाइबल नहीं है, उस वाउचर की जो आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर कोई ऐसा वाउचर है जो आइडेंटिफाइबल नहीं है, मान लो मैंने आपको फूड का वाउचर दिया, फूड का वाउचर दिया, अब मैंने आपको ये नहीं बोला इससे आप बर्गर खा सकते हो, अब इससे पैटीज खा सकते हो, इससे आप सूप पी सकते हो, या इससे आप फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर इससे आप बहुत सारी दुनिया में जितनी प्रकार के फूड्स है, अब वो उनमें से क्या खा सकते हो, मैंने आपको ये नहीं बताया। मैंने आपको बताया जाओ अब इससे आप खाना खा सकते हो। अब खाना तो बहुत कुछ होता है, दाल मखनी, शाही पनीर, और साथ में अपना पिज़्ज़ा, बर्गर, अनहेल्दी से लेके हेल्दी से लेके जो भी आप ले लो, ठीक है, बहुत कुछ है खाने में। तो उस कुछ में से आप कौन सा कुछ सिलेक्ट करोगे मुझे नहीं पता, ठीक है, ये भगवान को पता है, और भगवान को ही पता है ये, और अब भगवान से हम कम्युनिकेट कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा वाउचर कोई बंदा इशू करता है, कोई पर्सन ऐसा वाउचर इशू करता है जो कि आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब वो थोड़ा आइडेंटिफाइबल नहीं है, मैंने बस लिख के दे दिया फूड आप इससे खा सकते हो, आइडेंटिफाइबल नहीं है कि आप फूड में क्या खा सकते हो, ठीक है। उस केस में जिस दिन आप उस वाउचर को रिडीम करोगे, जिस दिन आप उस वाउचर को रिडीम करोगे, मतलब जिस दिन आप फूड खाओगे एक्चुअल में, उस दिन जिस दिन आपने रिडीम किया वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्या कहा सर ये आपने, बताता हूँ। 1/5/24 को मान लो मैंने आपको वाउचर इशू किया जो कि आइडेंटिफाइबल नहीं है, जो कि आइडेंटिफाइबल नहीं है, और आपने 5/5/24 को इस वाउचर का यूज़ किया, इस वाउचर का उपयोग किया फूड खाने में, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी इन दोनों में से, ये होगी टाइम ऑफ सप्लाई। 5/5/24 शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज इस दिन आपने इस वाउचर को रिडीम किया, और ये टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए होगी बिकॉज वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं था, बिकॉज वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं था। अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल होता तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती इन दोनों में से, 1/5/24 होती, 1/5/24 होती, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब मेरी वीडियो मुझे लग रहा है बंद होने वाली है, मेरे जाने का टाइम आने वाला है सिर्फ इस लेक्चर से। हाँ, तो अब मैं 2 कंसेप्ट आपको पूरा कंप्लीट करा के ही जाऊँगा, इसके बाद ही मैं आपको छुट्टी करूँगा, ठीक है। इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बचा है, अब 12 सब सेक्शन 5, 12 सब सेक्शन 5 क्या है, इन ऑल द रेसिड्यूअल केसेस, जो ऊपर नहीं आए केसेस उनके अलावा रेसिड्यूअल केसेस। हो गई मेरी वीडियो बंद, ये सुन लो, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है, सुनो। इन ऑल द रेसिड्यूअल केसेस ए एंड बी, ठीक है, वेयर ए में क्या है, वेयर पीरियोडिकल या फिर पीरियोडिक रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, ठीक है, डेट ऑफ सच रिटर्न, डेट वेयर सच व्हेन सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, ठीक है। इसको ज़्यादा समझने की नीड नहीं है, आपको पूरा मैं समझाऊंगा फिर भी शॉर्ट में। इन ऑल द अदर केसेस
डेट वेयर टैक्स इज पेड। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ, पहले पूरा लिख पा रहा हूँ फिर उसको समझा दूंगा, रुको। 12 सबसेक्शन 6, हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट या फिर लेट फी, या फिर यहाँ पर एज एंड व्हेन रिसीव्ड। ठीक है, अब मुझे बस इतना समझाना है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखो रेसिड्यूअल केसेस हमने बात करी, इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, वेयर पीरियोडिक रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, जब हमें पीरियोडिक रिटर्न फाइल करनी है उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट व्हेन सच रिटर्न इज फाइल्ड। अगर हमें पीरियोडिक रिटर्न फाइल करनी है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट व्हेन सच रिटर्न इज फाइल्ड। इसमें समझाने की नीड नहीं है कुछ। ठीक है, और दूसरे केसेस में अगर इसके अलावा अगर कोई केस है, अगर आपको पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करनी है, अगर आपको नहीं फाइल करनी है पीरियोडिक रिटर्न, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा दूसरे केसेस में, डेट जब आपने टैक्स पे करी है, वो डेट जब आपने टैक्स पे करा है। ठीक है, अगर आपको पीरियोडिक रिटर्न फाइल करनी है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी है वो, मतलब अगर आपने 1/5/24 को रिटर्न फाइल करी है तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन दूसरे केसेस में जब आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी, जब आपको रिटर्न फाइल करनी ही नहीं करनी है, मैंने बहुत इसको काट दिया, ठीक है, करनी ही नहीं है, तो उस केस में अगर आपने टैक्स दिया है 5/5/24 को, तो जिस दिन आपने टैक्स पे किया है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब मान लो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट या फिर लेट फी, मान लो ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। ठीक है, सब नहीं, उल्टा कर दूंगा, एक मिनट को, ये सप्लायर है और ये है रिसिपिएंट। ठीक है, अब मान लो सप्लायर ने रिसिपिएंट को जीन्स बेचा, ठीक है, और रिसिपिएंट ने बदले में ठेंगा दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, मतलब पैसे दिए लेकिन बहुत लेट दिए पैसे, मतलब समझ लो 10,000 रुपये की पेमेंट थी लेकिन 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा है, 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा है, एक्चुअल में करनी थी 3 महीने के बाद। तो सप्लायर ना इस पर लेट इंटरेस्ट या लेट फी पेनल्टी लगा रहा है, मान लो 1,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी एक्स्ट्रा, 1,000 रुपये की इंटरेस्ट या फिर लेट फी लगा दी। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट या लेट फी है इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इस इंटरेस्ट या फिर लेट फी की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी जो सप्लायर ने रिसिपिएंट पर लगाई है, इंटरेस्ट या फिर लेट फी, इस लेट फी की या फिर इंटरेस्ट की पेनल्टी क्या होगी बताओ, इस इंटरेस्ट की या लेट फी की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, बताओ क्या होगी। इसकी होगी, मान लो ये इंटरेस्ट या फिर लेट फी रिसीव हुई है 6/5/24 को, तो जिस दिन ये रिसीव हुई है इंटरेस्ट या फिर लेट फी 1,000 रुपये की, जिस दिन भी रिसीव हुई है उसी दिन उसकी वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लो, 6/5/24 को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट पर आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, हमें बस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ने हैं और कंसेप्ट काफ़ी लिंक हो रहे हैं इसी से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। कोई डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज़ कनेक्ट कर लेना, और हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर पूरा खत्म कर ही दिया है और नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। गुड बाय।